साहित्य के पाठकों को सादर नमस्कार। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं आदिवासी उपन्यासों में आदिवासी। अब तक आप जान चुके हैं आदिवासी पहाड़ों पर, जंगलों पर अशिक्षा का अंधेरा पसरा है। शोषण, दमन, अत्याचार और गरीबी का साम्राज्य अंग्रेजों से, राजाओं से, सामंतों से लड़ने का नाम आदिवासी रहा। भील आंदोलन की महागाथा धूणी तपे तीर पर आज हम गहराई से चर्चा कर रहे हैं। पहला जलियांवाला से बड़ा मानव संहार कहाँ हुआ? पहला जलियांवाला कौन कहलाता है? मानगढ़ पहाड़ी क्यों कर चर्चा में है? आज चर्चा का विषय रहेगा। तो अब तक के वीडियो आप देख चुके हैं जो हमारे पुस्तक उपन्यासों में आदिवासी भारत पर आधारित ये श्रृंखला, जिसे पुस्तक को ऑडियो वीडियो में तब्दील करने का है, ये आज 7वां पाठ होगा। तो देखते हैं भील आंदोलन की महागाथा। राजस्थान के पूर्व पश्चिम में बसे भील आदिवासियों की त्रासदपूर्ण घटना को उजागर करता है धूणी तपे तीर। ये रचना न केवल उपन्यास है अपितु इतिहास का पुनर्मूल्यांकन है। जब इतिहास का पुनर्मूल्यांकन कहा जा रहा है तो इसके भी मायने होते हैं। जो हम इस विषय पर आगे बढ़ेंगे और आप साथ रहें, इसका भी अर्थ खुलता चला जाएगा। इस सदी का साहित्यकार शुद्ध रचनाकार होकर नहीं रह सकता। खासकर दलित और आदिवासी रचनाओं पर अगर वो कलम चलाता है तो जब भी रचनाकार आत्ममुग्धता, स्वांत सुखाय और आनंद से परे जाकर कलम चलाता है तो वह इतिहास को तोड़ता मरोड़ता है। इतिहास इतना वैज्ञानिक या शुद्ध धार्मिक ग्रंथ भी नहीं है कि उसकी पड़ताल नहीं की जा सके। इतिहासकार इतिहास लिखते समय उस समय विशेष से इतने आबद्ध रहते हैं कि वे हाशिए पर घट रही घटनाओं को नज़रअंदाज कर देते हैं। कोई भी इतिहासकार जब तक समय विशेष के पार नहीं जा सकता तब तक वह छोटी छोटी अस्मिताओं के महत्व को भी नज़रअंदाज कर देता है, करता रहा है। मानगढ़ उपन्यास की मुख्य घटना और कथानक मानगढ़ के आसपास बुना गया है। मानगढ़ की घटना पर इतिहासकार मौन रहते हैं। इतिहासकार राजाओं की सनको, ऐशो आराम और उनकी युद्धों पर लिखते रहे हैं, तो आज उन्हें इतिहास की पुस्तकों का पुनः प्रकाशन भर या पुनः पुनः लिखे जा चुके उल्था ही किया जाता रहा है। रीतिकालीन कवियों और इतिहासकारों ने अपने राज्याश्रय के अनुकूल इतिहास लिखा। कवि के लिए राजा के मनोनुकूल प्रबंध लिखे तो उनकी इच्छानुसार इतिहास तब उन्हीं के विरोध में उठ खड़े होने वाले भीलों पर कलम कैसे चलाई जा सकती है। इतिहासकारों की चाल को बेनकाब करते हुए वारू सोनवणे सही लिखते हैं। बहारू सोनवणे भील समाज से आते हैं। मानगढ़ का नरसंहार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का गौरव चिन्ह है, लेकिन इसका इतिहास में न होना इस बात का परिचायक है कि इतिहासकार भी पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं होते। उपन्यासकार हरिराम मीणा साइबर सिटी से नंगे आदिवासियों तक यात्रा करते हैं। जंगल जंगल जलियांवाला लिखते हैं। इन पुस्तकों से होते हुए
वे मानगढ़ को उजागर करने का बीड़ा उठाते हैं। कृति में गोविंद गुरु के नायकत्व को उजागर कर बिरसा मुंडा, टंट्या भील और चोटी मुंडा के समकक्ष खड़ा कर देते हैं। उपन्यास में भील क्षेत्र में हुए आदिवासी जलियांवाला को उजागर कर इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर करते हैं। जलियांवाला ऐतिहासिक, मार्मिक और देश को हिलाकर रख देने वाली ऐसी घटना है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन 1857 की 150वीं जयंती वर्ष पर्यंत मनाने के दौरान आंदोलन से जुड़ी हर घटना को खोजा गया, लेकिन पाल चितरिया, भूला भिलोरिया और मानगढ़ का जिक्र किसी भी पत्र पत्रिका में, अखबार में शाया नहीं हो सका। इसी बात से याद आता है दलित विमर्श में दलितों द्वारा लिखा गया वेदना का साहित्य जो पहले नहीं लिखा जा सका, ठीक इसी तर्ज पर हरिराम मीणा का आदिवासी विमर्श में राजस्थान के भीलों पर घटित घटनाएं जो जलियांवाला से मिलती जुलती है, पाल चितरिया, भूला भिलोरिया और मानगढ़, जिसे वे उजागर करते हैं। मानगढ़ को देखा व पढ़ा जाना चाहिए। ये तीनों घटनाएं पश्चिमी राजस्थान के भील क्षेत्र के जलियांवाला से कमतर नहीं कही जा सकती। कमतर नहीं होते हुए भी इतिहासकारों ने कमतर माना, कलम उठाना ही उचित नहीं समझा, जिस पर लिखना ही उचित नहीं माना। ऐसे में प्रोफेसर कान्जी पटेल का भी मानना है, लिखित समाज आदिवासी जीवन और संस्कृति पर मौन रहा है। इसी कारण वाचिक परंपराओं में इस जीवन के वास्तविक चित्र मिलते हैं। इस परंपरा में यह उपन्यास नई शुरुआत है जो इतिहास को चुनौती देने वाली है। भील अपनी स्मृतियों की कोंक में लोक कथाओं, लोकगीतों और लोकोक्तियों की अक्षुण परंपरा को समेटे हुए हैं। आदिवासी संस्कृति की अनूठी परंपरा, विलक्षण विश्वास और अछूते प्राचीन मूल्यों के धनी भील मौखिक परंपरा में रहने से इनकी पहचान मिटने का आसन्न संकट है। भील आदिवासी साहित्य को स्मृति क्षीण होने से बचाने का एक ही रास्ता है कि इनके मौखिक लोक साहित्य को अतिशीघ्र कलमबद्ध कर लिया जाए, ताकि आगामी पीढ़ी इनके भारतीय लोक विश्वास, नैतिक मूल्यों और आस्थाओं व भारत की प्राचीन परंपराओं से वंचित न रहे। भारत के हर जंगल में आदिवासी प्राचीन परंपराओं के साथ आर्थिक बदहाली में अंतिम सांसें लेते हुए जी रहे हैं। आदिवासी भीलों को संरक्षण की जरूरत हमेशा ही रही है। राजतंत्र में संरक्षण देना तो दूर, राजा और महाराजे अपनी शान शौकत, ऐशो आराम और सनकों में जीते रहे। उनको जंगलवासियों के संरक्षण की कभी भी आवश्यकता महसूस नहीं हुई। अकाल, दुकाल, सूखे और बाढ़ में हजारों मरते बहते रहते। बीमारी जब भी आती, महामारी के विकराल रूप में ही आती और हजारों की भेंट लेने के बाद ही जाती। अकाल जब भी पड़ता तो हजारों आदिवासियों का सफाया कर जाता महारावल महाराजे। इसे आदिवासियों की नियति और भगवान की बला कहकर चुप्पी लगा जाते। अकाल दुकाल के मारे आदिवासियों की आंखों में हजारों के जाने के मंजर को त्रासदी के रूप में देखा जा सकता है मानगढ़ में। ऐसे ही अकालों को झेलते हुए भील अंग्रेजी साम्राज्य से टक्कर लेते हैं। बिरसा मुंडा आप पिछले दिनों में सुन चुके हैं, पिछले वीडियो में। इसी तरह से देखिए, कथित महाराजा महारावल अंग्रेजों की जी हजूरी में लगे थे, तब भी भील अपनी अस्मिता की लड़ाई स्वयं लड़ते रहते थे। विश्व शक्ति बने अंग्रेजों से बिना डटे टकराने का दुस्साहस करते हैं। ऐसी ही लोमहर्षक अमानवीय सच्ची घटना पर आधारित उपन्यास है
हरिराम मीणा का धूणी तपे तीर। इस घटना को भले ही आदिवासी सदी होने को आ रही है, भले ही एक सदी होने को आ रही है, फिर भी उपन्यास से गुजरते हुए पाठक को घटना की ताप की तपन महसूस होती है। घटना की तपन से पाठक के सामने कई सवाल उठ खड़े होते हैं। उपन्यास धूणी तपे तीर और सहराना, ये दोनों उपन्यास पूर्व दक्षिण राजस्थान आदिवासियों के दो रूप प्रस्तुत करते हैं। सहराना पर आप पिछले वीडियो में देख सुन चुके हैं, पुनः सुन सकते हैं। एक अतीत का संघर्ष है तो दूसरा वर्तमान की झांकी, यानी उपन्यास आज के शहरियों की कहानी कहता है। तो धूणी तपे तीर राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में रहने वाले भील समुदाय पर समग्र रूप से लिखा उपन्यास है, महागाथा है। इस रचना में 20वीं सदी के आरंभ में भील समाज पर घटित लोमहर्षक त्रासदी को कथानक बनाया गया है। देशी रियासतों की सामंती सोच और ब्रिटिश हुकूमत की साम्राज्यवादी नीतियों से आदिवासियों पर हुए अत्याचार को मुखर करता है। आदिवासी न तो ऐसा दबाव बना सके जिससे राजा इनकी बात समझने पर मजबूर हुए हों, और न ही राजाओं के पास किसी तरह के सामाजिक सरोकार की कोई कार्य योजना ही थी। जब गोविंद गुरु आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में आवाज़ उठाते हैं तो उनको राजद्रोही कहा जाता है। उनके द्वारा भीलों के अंधविश्वास, कुरीतियों के खिलाफ जागृत करना भी उन्हें नागवार गुजरता है। भीलों की जागृति अभियान को राजाओं ने अपने पर हमला माना और इसी तरह से रिएक्ट किया। कथित महारावल डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और ब्रिटिश फौज के हमला करवाकर हजारों आदिवासियों को बेरहमी से गाजर मूली की तरह कटवा देते हैं, जिसमें 1500 आदिवासी मौत की नींद सुला दिए जाते हैं, जिसको इतिहासकारों ने इतिहास में दर्ज करने योग्य नहीं माना। और साहित्यकारों के लिए वह ऐसी कोई घटना नहीं थी कि जिस पर कलम चलाई जा सके। सामंतों का विस्तृत इतिहास लिखने वाले गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इस संबंध में इतना ही लिखा और किनारा कर लिया कि मानगढ़ पर एकत्रित कुछ भीलों ने उत्पात मचा रखा था। शब्दों पर गौर करिए, उत्पात। फौज को गोलियां चलानी पड़ी, कुछ भील मारे गए। गौर करें, कुछ भील, संख्या नहीं दी गई। समाज के इस तबके को सदियों से हाशिए पर रहने के लिए मजबूर किया गया। इस तरह से राजतंत्र में इतिहासकारों ने कलम चलाई जो एकांगी कही जा सकती है। आज आज़ाद भारत में इस छद्म को सरलता से पकड़ा जा रहा है। समाज के इस तबके को सदियों से हाशिए पर रहने के लिए मजबूर किया गया। इन्हें हाशिए पर बनाए रखने के षड्यंत्र में हर कोई शामिल रहा है, राजा, सामंत, इतिहासकार और रचनाकार तक भी। आदिवासी भील समुदाय में व्याप्त अंधविश्वास, कुरीतियों और अत्याचार के खिलाफ चेतना फैलाने वाले नायक गोविंद गुरु ने बंजारा जाति में जन्म लेकर भी आदिवासी भीलों को जगाने का आजीवन अनथक काम किया है। जेल गए। भील जाति उनके इस कृत्य के लिए ऋणी रहेगी। गोविंद गुरु पर काव्य, कहानियाँ और उपन्यासों की श्रृंखला आएगी जब भील स्वयं लेखनी चलाएगी। तब इस घटना को कथ्य बनाकर कई दृष्टिकोण से लेखन संभव हो सकेगा। भीलों में चली आ रही राजाओं की बेगार प्रथा को श्रम का शोषण करार दिया गया। प्रतिरोध में आवाज़ उठाई कि बेगार करना भीलों का सरासर अपमान है। इतने बड़े पैमाने पर बेगार के विरोध में भीलों को जगाने वाले गोविंद गुरु पहले व्यक्ति कहे जा सकते हैं, और वो भीलों को जगाने वाले वैसे ही नायक है जिस तरह से पूर्वोत्तर में बिरसा मुंडा अंग्रेज़ों के खिलाफ नंगे भूखे आदिवासियों को खड़ा कर देते हैं।
तीर तमंचा लेकर के मशीन गनों के सामने खड़ा कर देते हैं। अमानवीय बेगार प्रथा व कुरीतियों के खिलाफ जन जागरण करने वाले गोविंद गुरु भीलों के लिए बुद्ध है और अंबेडकर ही थे। झाड़ फूंक, कंडा, डोरा और भोपा चमत्कार शराब की बुराई को दूर करने के लिए गांव-गांव कार्यकर्ताओं को भेजकर लोगों को समझाया जाता है कि यह किस तरह से मनुष्य के लिए बुराई है, कुरीति है, रूढ़ी है। गोविंद गुरु पुंजा भील से मिलकर संप सभा, याद रहे, संप सभा और धूणियों के माध्यम से जागृति का ऐसा माहौल बनाते हैं कि भीलों में व्याप्त सामाजिक बुराइयां, शराब पीना, बेगार करना का उन्मूलन होने लगता है। शराब में डूबे रहने वाले भील शराब छोड़ने लगते हैं, बेगार के खिलाफ उठ खड़े होते हैं। उपन्यास में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ क्षेत्र के अनेक गांवों का विस्तार से चित्रण वर्णन किया गया है। जहाँ जहाँ गोविंद गुरु व उनके कार्यकर्ता संप सभा के प्रचार के लिए सुदूर गांवों में पहुँचते हैं, तब एक नया ही गांव पाठक के सामने होता है। इस उपन्यास के बतौर लक्ष्मणपुरा गांव को केंद्रीय गांव कहा जा सकता है। कथा में लक्ष्मणपुरा गांव, पाठक याद रखें कि धूणी तपे तीर का मुख्य गांव है लक्ष्मणपुरा। उपन्यास में इस गांव का गहराई से वर्णन हो सका है। इस पर अलग से चर्चा की जानी चाहिए और शोधार्थियों को लक्ष्मणपुरा की यात्रा करके विश्लेषण करना चाहिए कि उपन्यास में लक्ष्मणपुरा तब कैसा था और आज कितना बदलाव आया। इस गांव में पटेलों के 10-12 घर और आदिवासियों के 50-60 घर थे। न केवल कृषि भूमि पर पटेलों का कब्जा रहा है, अपितु इस गांव के लोगों पर भी लक्ष्मणपुरा गांव से धर्मा भाई एक ऐसा आदिवासी ठहरता है, दिखाई देता है, जो संप सभा से जुड़ता है, जुड़ करके अलख जगाता है। लक्ष्मणपुरा गांव में आदिवासियों में जनचेतना के प्रभाव को रोकने के लिए पृथ्वीराज जागीरदार और जस्सू पटेल धर्मा भाई की हत्या करवा देते हैं। जो भी दबे कुचलों की आवाज़ बनने का प्रयास करता है, उनकी आवाज़ या तो दबा दी जाती है या ख़त्म कर दी जाती है। ये सदियों से चला आ रहा मूकों को मूक बनाए रखने का अभियान रहा है। फिर कहते हैं कि ये सभ्य है और ये असभ्य है। असभ्यों को असभ्य बनाए रखने का षड्यंत्र सदियों से आबाद चला आ रहा है। उसी की गाथा धूणी तपे तीर में बयां होती है। आगे देखिए, दूसरी तरफ गोविंद गुरु के इशारे पर भील उमड़ने लगते हैं, उबाल आ जाता है भीड़ों में। मानगढ़ पर धूणी लगाई जाती है। सभा शांतिपूर्ण और अहिंसक रूप में चलती है, लेकिन जागे हुए लोगों से हर सत्ता घबराती है। याद रहे, अगर कोई लोग, कोई समाज, कोई समुदाय जागता है तो सबसे ज़्यादा सत्ता राजतंत्र हो या लोकतंत्र क्यों घबरा उठते हैं। आतताई जगे हुए लोगों को बर्दाश्त नहीं किया करते और जगे हुए लोग अगर हज़ारों में इकट्ठे हों तब फिर उनकी बेचैनी हिंसक हो उठती है। ऐसी ही लोमहर्षक त्रासदी मानगढ़ पर घटित होती है। शंभुगुप्त उपन्यास की आलोचना करते हुए लिखते हैं, अहिंसावादी और आध्यात्मिक विचारों के प्रति यकाएक उभरा अविश्वास और उससे पैदा हुआ घनघोर अंतर्द्वंद। शंभुगुप्त के इस कथन से घटना के नायक गोविंद गुरु की भूमिका की पड़ताल की जानी चाहिए।
आदिवासी के हर आंदोलन के पीछे अहिंसा और धर्म ही रहा है। बिरसा मुंडा अपने आंदोलन में अपने आप को भगवान कह देते हैं। लोगों को धर्म के बहाने ही बेहतर रूप में संगठित किया जाता रहा है। वहीं गोविंद गुरु के आंदोलन में देखा जा सकता है। देखिए, हर आंदोलन की परिणति क्रूर दमन में हुई है। बिरसा के साथ जो हुआ, गोविंद गुरु का अपने आंदोलन की प्रकृति से यकायक अविश्वास होने पर बात की जा सकती है। जो गोविंद गुरु की स्वाभाविक प्रतिक्रिया ठहरती है, उनके सामने हजारों आदिवासियों को मार दिया जाता है, जबकि गोविंद गुरु ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनके आंदोलन में इतनी हिंसा होगी। जिस आंदोलन को अहिंसक रूप में संचालित कर रहे थे, उन पर उपनिवेशवादियों और रियासती फौज से हमला करवा दिया जाएगा। यहाँ पर बिरसा मुंडा और गोविंद गुरु की प्रकृति में फर्क है। बिरसा मुंडा अपनी गिरफ्तारी और अन्य मुंडाओं की गिरफ्तारी के बाद हुए अत्याचार के लिए अंतर्द्वंद में नहीं पड़ते। शायद इसलिए भी कि वह अपने स्वजातीय मुंडा आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार से मुक्ति की राह में आने वाली हर बाधाओं, संकटों के लिए जान हथेली पर लेकर चल रहे थे। गोविंद गुरु भीलों पर हो रहे अत्याचार से मुक्ति, दया, सहानुभूति और परतुक कातरता से गहन बोध के चलते आए, और वह त्रासदी घट गई जिसके लिए वे या कोई भी तैयार नहीं थे। सो वे पश्चाताप करते हैं। जबकि कुरिया स्वतंत्रता आंदोलन के गरम दल वालों की तरह हिंसा की बात करते हैं, बिरसा की तरह उद्वेलित होते हैं, वह हिंसा किए बिना आंदोलन को अपंग मान रहे होते हैं। तो इसके पीछे कारण है, वह परिणाम से वाकिफ था, इसलिए वह हर तरह के अंतर्द्वंद से मुक्त भी रहता है। गोविंद गुरु गांधीवादी पद्धति पर चल रहे थे। सवाल यह है कि गोविंद गुरु अंतर्द्वंद में क्यों रहे और कुरिया या बिरसा मुंडा या अन्य आदिवासी आंदोलनकर्ता अंतर्द्वंद से मुक्त थे। इसलिए कि वे अपने दुखों से मुक्त होने के लिए किसी भी हद तक जा सकने की स्थिति में आ चुके थे, या जान को हथेली पर लेकर अपने अपनों के लिए वो आज़ादी मांग रहे थे। चाहे अंबेडकर ही क्यों हो, अंबेडकर का हर आंदोलन जान हथेली पर लेकर के, चाहे तालाब से पानी पीने का मुद्दा हो आंदोलन, या मंदिर प्रवेश का आंदोलन हो, उस वक़्त विरोधी लाठियां लेकर के विरोध के विरोध में खड़े थे और वह निडर होकर के सामने थे। इस हद तक कि भगत सिंह अगर फांसी लगती है तो लगे, भगत सिंह फांसी के लिए माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं थे, वो अमर हो जाते। तो बिरसा मुंडा भगत सिंह की उम्र के ही थे। इस पर थोड़ी बाद में आते हैं, पहले उपन्यास को पूरा कर लिया जाए। गोविंद गुरु अपने आंदोलन को धार्मिक और अहिंसक रूप में ही चलाने के पक्षधर थे। ठीक गांधी के अस्पृश्यता अभियान और अंबेडकर के समता आंदोलन में जो फर्क है, वही फर्क है गोविंद गुरु और बिरसा मुंडा में। गोविंद गुरु भीलों के बीच ठीक गांधी की तरह से ही, जैसे गांधी का अस्पृश्यता अभियान अछूतों के लिए चलाया जाता है। इस अर्थ में मैं याद दिला दूँ कि गांधी जी दो तरह से आंदोलन कर रहे थे। एक स्वतंत्रता आंदोलन, जिसमें अंग्रेजों से भिड़ने के लिए जान हथेली पर लेकर थे, लेकिन अस्पृश्यता आंदोलन के खिलाफ जो वो बात करते हैं, तब वे उसी तरह से बात कर रहे हैं जिस तरह से गोविंद गुरु। तब वो भगत सिंह और बिरसा मुंडा की तरह नहीं थे। तो उनके दो तरह के आंदोलन थे। लेकिन जब वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं, तब भगत सिंह और बिरसा मुंडा को मध्य नज़र रखते हैं। अगर खत्म भी हो गए, जब वो भूख हड़ताल करते थे, तब अगर जान भी चली जाए देश के लिए तो पीछे नहीं हटेंगे, इस मुद्दे से थे। लेकिन जब वही बात अस्पृश्यता को लेकर के आती थी, तब भाव दूसरा था।
गोविंद गुरु के अंतर्द्वंद की पड़ताल करने पर निश्चित ही सवाल खड़े होंगे। विमर्श से निकलने वाले परिणामों से बचा नहीं जा सकता। जलियांवाला को सारा देश याद करता है, विश्व याद करता है, उसकी बरसी मनाई जाती है, शताब्दी मनाई जाती है। उपन्यास का अंत मानगढ़ पहाड़ी पर होता है और मानगढ़ पहाड़ी एक जलियांवाला का दूसरा बड़ा रूप है, दूसरा नहीं पहला, जो आज कई कारणों से बहुत चर्चित है। जहां पर मशीन गनों से युक्त अंग्रेजी फौज की 7 कंपनियां लगाई जाती हैं, याद रहे, एक नहीं 7 कंपनियां, और कंपनियां ही नहीं, रियासतों की फौज का सामना परंपरागत हथियार, तीर, धनुष, लाठी और बल्लम व औरत बच्चों के साथ डटे आदिवासियों से होता है। मुकाबला कैसे होगा? जलियांवाला में भी लोग निहत्थे थे, मानगढ़ पर भी परंपरागत हथियार, मशीन गनों का मुकाबला कैसे करेंगे? लेकिन राजाओं और साम्राज्यवादियों की सोच जनता के खिलाफ थी, कीड़े मकोड़े मान करके चलते थे वो। आदिवासियों को तो यह देश असभ्य ही कहता रहा। परिणाम वही होता है मानगढ़ का, जो जलियांवाला बाग में हुआ। लोग वहाँ कुओं में कूद कूद कर मरे, तो यहाँ मानगढ़ पहाड़ी को चारों तरफ से घेर कर अंधा कुआं बना दिया गया, ढूंढ दिया गया। मानगढ़ इतिहास का ऐसा काला पन्ना है जो किसी भी इतिहास की पुस्तक में पूरा दर्ज नहीं किया जा सका। न देशी राजा और न ही ब्रिटिश हुकूमत ही चाहती थी कि ऐसे काले पन्ने कहीं दर्ज हो, इसलिए सदी की बड़ी घटना होने के बावजूद भी घटना ही नहीं मानी जाती। इतिहासकारों के लिए इतिहास के पन्नों पर दर्ज होने की काबिलियत ही नहीं होती। इतिहासकारों ने दर्ज नहीं किया तो क्या समाज को कोई बांध कर रख सका है जो इस घटना को छुपाया जा सके? इतिहासकारों के मुंह मोड़ लेने से सच कब तक छुपा रह सकेगा? बेशक जब तक राजतंत्र था, राज कभी थे, राजा के ही इतिहासकार, चाटुकार, भाट उनकी चापलूसी में, अतिशयोक्तियों में कविता और इतिहास लिख रहे थे उनके पक्ष में। सूर्यमल मिश्र जब तक राजा मानसिंह के पक्ष में कलम चलाते रहे, मानसिंह उन्हें इनामात बांटते रहे। लेकिन जो ही राजा मानसिंह के खिलाफ वंश भास्कर में लिखा जाने लगा तो उनकी कलम या उनको कैद कर लिया जाता, नज़रबंद कर दिया जाता है और सूर्यमल मिश्र अपनी कलम रोक देते हैं। इतिहासकारों के मुंह मोड़ लेने से सच कब तक छुपा रहेगा? घटना किसी के छुपाने से कभी छुपी रही है क्या? एक खोजी लेखक के रूप में हरिराम मीणा पुलिस महकमे में होने के कारण जिले में चप्पे चप्पे पर नज़र रखना पुलिस कप्तान की फितरत होती है। और संयोग से आप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ भी आते जाते रहे। जब इनको मानगढ़ की घटना का पता चलता है तो एक कवि चुप नहीं बैठता। कवि तब यात्राकार, यात्रा वृत्तांतकार हो जाता है, कथाकार हो जाता है, और यूँ कहें कि राजस्थान के प्रेमचंद होकर के कर्म भूमि और रंग भूमि लिखने लगते हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ इस पुलिस की खाकी में सांस ले रहे कथाकार। इतिहास के गर्त से, इतिहास के काले अध्याय से आदिवासी की आवाज़ को देर से ही सही ढूंढ कर ले आए कि खोजी की तरह, वास्को डिगामा बन कर के भारत को खोजने की तरह राजस्थान में आदिवासियों को खोज डाला। दूनी तपे तीर ऐसा ही एक उपन्यास है जिस पर लगातार चर्चा हो रही है। उपन्यासों में आदिवासी भारत में ऐसे 12 उपन्यास हैं। 12 उपन्यासों में 12 ही हीरे हैं जो किसी न किसी क्षेत्र को लेकर के
उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वो अमृत संतान हो गोपीनाथ महंती का, जो उड़ीसा के कंद आदिवासियों को वार करके लाते हैं और कह देते हैं कि ये अमृत संतान है, जिनको सदियों से जहर पिलाया जा रहा है। जहर पिलाने के बावजूद गरल पी करके शिव गले को नीला कर लेते हैं, नीचे नहीं उतरने देते। उसी तरह से आदिवासियों ने गरल पिया लेकिन अंदर नहीं जाने दिया और अमृत पुत्र कहलाए। मैं इस शीर्षक का मुरीद हूँ कि आदिवासियों को जो सारी दुनिया, सारे लेखक, इतिहासकार असभ्य कहते रहे, गोपीनाथ महंती ने उनको अमृत संतान कह करके संबोधित किया है। इस अर्थ में शोध करने की जरूरत है। और ये उपन्यासों में आदिवासी भारत जो शोधार्थियों के हाथ लगा है, लेकिन चूंकि आज का दौर यूट्यूब पर वीडियो का है, इसलिए आदिवासी उपन्यासों में आदिवासी भारत अब यूट्यूब और वीडियो की दुनिया में पहुंच रहा है। इस तरह से आप अलग अलग 12 वीडियो में 12 नहीं 12 हीरो को आप देख परख रहे हैं, तो धूनी तपे तीर उन्हीं में से एक है। अकबर के नवरत्न और उपन्यासों में आदिवासी के ये 12 रत्न हैं। तो धूनी तपे तीर के बारे में आप सुन रहे हैं। प्रोफेसर नवल किशोर ने लिखा है उपन्यास पर कि शोषकों द्वारा इतिहास लिखवाया जाना मानते हैं, इसलिए ये घटना उभर करके ही नहीं आई। शंभुगुप्त आलोचक के बतौर कृति को हास्य का संघर्ष बताते हैं। यह उपन्यास इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण है। आदिवासी समूह क्रांतिकारी संघर्ष के रास्ते ही मुक्ति की तलाश में। माधव हाड़ा जो आलोचक मीरा पर अच्छा काम कर चुके हैं, माधव हाड़ा इस उपन्यास को इतिहास और आख्यान की जुगलबंदी बताते हुए लिखते हैं, हिंदी में अपनी तरह की पहली रचना है जो उपनिवेशकालीन निकट अतीत के एक आदिवासी विद्रोह पर की गई गहन और व्यापक शोध पर आधारित है और जिसमें तथ्यों को कल्पना से विकृत या अमूर्त करने के बजाय पुष्ट और विस्तृत किया गया है। राजस्थान के साहित्य के पाठकों ने उपन्यास को हाथों हाथ स्वीकार किया। नई जमीन तोड़ती हुई जब कोई रचना आती है तो सुधीजन निश्चित ही उस पर चिंतन करते हैं, उल्लेख करते हैं, विचार करते हैं, विमर्श करते हैं। आदिवासियों पर होने वाली संगोष्ठियों में इस उपन्यास का जिक्र अक्सर बूंदी से लेकर के जोधपुर तक और देश भर की संगोष्ठी में होता रहा है। इधर दलित विमर्श पर काफ़ी कुछ लिखा गया। ऐसे में आदिवासी पर बात होना नए विमर्श के आने का आगाज सा लगता है। इतिहास जहाँ मूक रह जाता है, साहित्य वहाँ भी अपना पाठ अदा करता है। जो घटना इतिहासकार अपने पूर्वग्रह से व राजश्री कलमकार धुंधली दृष्टि के चलते नज़रअंदाज कर देते रहे, उसे खोज ही लेता है। ऐसी न जाने कितनी घटनाएं और भी होगी जो खोजी जानी है। दलित आदिवासी से जुड़ी हर घटना को हरिराम जैसे खोजी समय समय पर अवश्य खोज कर बाहर लाएंगे। मानगढ़ की घटना को जुनून इतिहास की अंधेरी खोज से बाहर निकालता है। तो इतिहासकारों को इतिहास लेखन पर विचार करने के लिए मजबूर कर देता है। इससे यह भी साबित होता है कि इतिहासकार से जो छूट जाता है उसे साहित्यकार पूरा करता है। राजस्थान की जनजाति पर दूसरा वह आदिवासी लेखक द्वारा लिखा यह पहला शोधात्मक ऐतिहासिक उपन्यास है। धन्यवाद। और ये था उपन्यासों में आदिवासी भारत पर लिखा 12 हीरो में से एक हीरो बिरसा मुंडा, जो किसी बात के अब मोहताज नहीं है। झारखंड अगर बनता है तो उसमें कानून, बिरला, बिरसा मुंडा, शिबू सोरेन, हाल ही में एक वीडियो शिबू सोरेन पर है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि उपन्यास आदिवासी भारत आप सुन रहे हैं। उसके बाद
में से ये 7 हुआ द्रोणी तपे तीर पर आपको कैसा लगा, आपका टिप्पणी करना लाजमी है। इस बात का सबूत है कि आप जागे हुए हैं और हाशिए की आवाज़ को महत्व देते हैं। हाशिए की आवाज़ हाशिए तक पहुंचनी चाहिए। वो लिख पढ़ नहीं सकते तो वीडियो देख सुन सकते हैं, वो इसको ऑडियो के रूप में सुन सकते हैं और यह एहसास कर सकते हैं कि ये सब अमृत संतान है, अलग अलग क्षेत्र के अमृत संतान है। कंद ही अमृत संतान है। उड़ीसा के आदिवासी पारजा जो अभी भी नंगे रहते हैं, वो क्यों करके गोपीनाथ मानते नहीं अमृत संतान का। तो साथियों, विदा लेते हैं, फिर अन्य दूसरे वीडियो के साथ मुखातिब होंगे।